सामान्य गांव का व्यक्ति, हम देश के नेतृत्व को देखते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री, आज देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। वो सामान्य गांव से निकला हुआ व्यक्ति आज देश के शिखर पर पहुंच सकता है, ये सपना नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। हमारा 4 शक्तियों से मुकाबला हुआ। एक 800-900 वर्ष इस्लामिस्ट और इवेंजेलिकल यूरोपियन फोर्सेस, ये जो इस्लाम का संघर्ष था, ये एक अलग प्रकार का। दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देना, वो काफिर, वो दिम्मी, वो जजिया, सारे समाज के अंदर एक पराभूत मानसिकता आ गई, एक हारी हुई मानसिकता आ गई। हमारा राज्य हो सकता है, ये सोच रहे लोगों ने बंद कर। जय ही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, ये विचार हमारा नहीं। इसके बाद अंग्रेज का आक्रमण, इस्लाम के 800 साल के संघर्ष में जैसे तैसे करके हम विजय प्राप्त करते जा रहे थे। भारत में 1835 के अंदर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई। ये जो अंग्रेजी के आधार पर, जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी की मिलेगी, उसके कारण से अपनी भाषा, अपनी ज्ञान परंपरा से समाज कट जाएगा। दुर्भाग्य से 100-125 साल, 150 साल के अंदर हम अपने मूल से कट गए। उन्होंने एक थ्योरी दी, आर्य इन्वेजन थ्योरी, आर्य बाहर से आए। जैसे तैसे करके उन्होंने रशिया और आसपास के देशों के अंदर जब ये कम्युनिज्म का विचार बढ़ना शुरू हुआ, तो लोगों को ध्यान में आया कि जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ ये रिलीजियन की बात करते थे, रशिया कम्युनिस्ट ऐसा देश खड़ा हुआ कि कम्युनिज्म ने देखते देखते 14-15 राष्ट्रों को हड़प लिया। ये जो 1000 साल में चारों विचारों का संपर्क हमारे से जो आया, इस्लाम के संघर्ष के कारण से हम रूढ़ी कुरीतियों में चले गए, हम अपने मूल से कट गए, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, समाज निराशावादी। भारत में हजारों साल से हम एकलव्य की कहानी सुनाते हैं। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? एकलव्य जैसा। गुरु ने कहा था उठा काट के भेजे। 1000 वर्ष वो कथा जो थी वो गुरु शिष्य की थी। अभी वो कथा कैसे हो गई? वो जनजाति के साथ भेदभाव की थी, अन्याय की थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतीक हो गए। ये क्यों अंगूठा काटा? क्योंकि वो जनजाति, उनको सबको ध्यान आ गया चारों शक्तियों के अंदर कि ये हिंदुत्व का विचार ऐसे ही बढ़ता रहा, तंत्र, समाज और तंत्र विचार में भी आ गया, तो हम समाप्त हो जाएंगे। और इसे 3 बातें सबको ध्यान में आ गई। मैं चर्चा करते समय विश्व के और उसकी पूर्व भूमिका में चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल अपने देश के अंदर सीमित रहते हुए ही सारी बात को रखूंगा। हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का अवसर आया। 2 वर्ष पूर्व हमने स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय था कि हमारे जीवन में ये अमृत महोत्सव का क्षण आया। हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुलामी देखी नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं धीरे धीरे करके उसकी वो तीव्रता का भी एहसास उनको नहीं है। वो संघर्ष क्या हुआ ये भी उनके ध्यान में नहीं है। हम सबके लिए एक अवसर था भारत के इतिहास का एक अद्भुत कालखंड, उसको एक प्रकार से रिविजिट करना, उसको एक प्रकार से पुनर् जाकर देखना, अवलोकन करना उसका। वो 1000 वर्ष का संघर्ष क्या था, उसकी विभीषिका क्या थी, उसकी क्रूरता क्या थी। वो साधारण कोई सत्ता का संघर्ष नहीं था, उनके पीछे के विचार थे, उनकी कुछ प्रेरणाएं थी, उनके मन के कुछ संकल्पनाएं थी जो वो लेकर चले थे। पूरी दुनिया के अंदर ये दोनों विचार जहां गए, वहां की भाषाएं समाप्त हो गई, वहां की संस्कृतियां मिट गई, वहां के समाज नष्ट हो गए या मतांतरित होकर मूल से कट गए। केवल ये भारत ऐसा देश है जो इस 1000 वर्ष में ना मिटा ही नहीं, इस 1000 वर्ष में अजय रहा। और केवल अजय नहीं, एक बार पुनः
अपने उस मूल प्रवाह से जुड़ने को वो आतुर है, अपने सब गुलामी के चिन्हों को दूर कर दे रहे। इससे पहले भी हमने 1000 वर्ष संघर्ष किया था। शक, हूण, कुषाण, ग्रीक, आज से लगभग 1600 साल पहले 500-600 सन के अंदर इस देश के अंदर एक अद्भुत घटना घटी है। वो दुनिया के इतिहास की ऐसी घटना है जिसके ऊपर बहुत एकेडमिक काम नहीं हुआ, बहुत अधिक अकादमिक जगत में काम नहीं हुआ। वो क्या था? ये शक, हूण, कुषाण, ग्रीक का आक्रमण कोई एक आक्रमण नहीं था, केवल एक सिकंदर या सेल्यूकस का नहीं था, 200-250 वर्ष चला। शकों का आक्रमण 300-400 वर्ष चला, हूणों का भी 200 वर्ष चला। ये सारे समाजों को हमने केवल परास्त नहीं किया, अपने में आत्मसात कर लिया। दुनिया के इतिहास की एक आत्मसातीकरण की अद्भुत घटना घटी पूरे भारत के अंदर। आपको वो समाज हमारे समाज में विलीन हो गए, हमने उनको गोत्र दे दिए, हमने अपने समाज का हिस्सा बना लिया और वो गुलामी के सारे चिन्ह मिटा दिए। आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर ऐसा ही एक बार पुनः भी होना है। उसके लिए भारत की तैयारी और उसको ध्यान में रखकर मैं आज इस सारे विषय की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। वास्तव के अंदर आज से 75 वर्ष पहले हमारे देश ने 1000 वर्ष बाद हमें हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर दोबारा से प्राप्त हुआ और परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ हुई। किसी भी समाज और राष्ट्र जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं। एक है तंत्र, दूसरा है समाज, तीसरा है विचार। यह स्वाधीनता का जो अमृत महोत्सव था, जहां हमारे लिए एक अवसर था कि उस 1000 वर्ष का संघर्ष, उस संघर्ष की प्रेरणा, उसके नायक, उनका कर्तृत्व, उस संघर्ष की दीर्घकालिकता, उसकी व्यापकता, वो गौरवशाली संघर्ष का स्वरूप, ये सब देखने का जहां हमारे लिए अवसर था, वहां एक दूसरा अवसर भी था कि इस 75 वर्षों में हमने क्या किया। जितना हमारा 1000 साल का गौरवशाली संघर्ष का कालखंड था, उतना ही गौरवशाली गत 75 वर्ष का कालखंड भी है। हम जब विचार करते हैं तो तंत्र के नाते, राष्ट्र के नाते हम जब सोचते हैं तो 75 वर्षों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। आप कल्पना करिए, वो 1947 की बेचारगी, हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। वो 62 की पराजय, 65 में दुनिया के दबाव के अंदर हमको अपने जीते हुए क्षेत्र वापस करने पड़े। 1971 में भी कुछ ऐसा ही घटा। अभूतपूर्व विजय के बाद भी हम जीती हुई जमीन छोड़ गए। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 2024 का भारत वो 1947, 62, 65, 71 की बेचारगी और दबावों से बाहर निकलकर एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा। वो डोकलाम हो या गलवान हो या ऑपरेशन बालाकोट हो, आज भारत की पहचान दुनिया के अंदर एक मजबूत सैन्य शक्ति, एक स्वतंत्र विदेश नीति, हम अपने हितों के अंदर अपने निर्णय करते हैं। वो यूक्रेन रूस का प्रश्न हो या फिलिस्तीन इजराइल का प्रश्न हो, वो चीन के साथ संबंधों को परिभाषित प्रश्न करने का प्रश्न हो या यूरोप के साथ अपने संबंधों को बनाने का प्रश्न। हमारी एक मजबूत सैन्य शक्ति है, स्वतंत्र विदेश नीति है, आज अपनी देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। दुनिया के अंदर कोविड में जिस अर्थव्यवस्था ने सबसे अच्छे ढंग से मुकाबला किया, वो भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। हम कोई दुनिया के देशों की तरह मैन्युपुलेटेड या एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। भारत के लोगों की उद्यमिता, आज दुनिया के अंदर भारत की पहचान, हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान, केवल 75 वर्षों के अंदर देश के प्रत्येक व्यक्ति तक बिजली, पानी, सड़क,
भोजन, पक्का मकान, धीरे धीरे करके भारत का चित्र बदल गया। इस 75 वर्षों के अंदर हम जब विचार करते हैं तो तंत्र के स्तर के ऊपर एक समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति, विश्व स्तरीय अधोसंरचनाएं, जैसे तंत्र में परिवर्तन है, ऐसे ही समाज का विचार करते हैं तो समाज भी, कहना हो तो मैं एक वाक्य में कह सकता हूं, गुलामी की मानसिकता से मुक्त, आत्मविश्वास से युक्त एक बड़ी उड़ान भरने को तैयार भारत का समाज का मन है। सोमनाथ से जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी वो विवेकानंद स्मारक होते हुए भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ देश के प्रत्येक गुलामी के चिन्ह को मिटाने के लिए तत्पर है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर प्रतिमा हो, वो कर्तव्य पथ का निर्माण हो, वो वीर बाल दिवस का प्रश्न हो, भारत की पहचान हिंदुत्व के साथ ये धीरे धीरे करके समाज में स्थापित होता जाता है। हमारे तीर्थ कैसे होने चाहिए, हमारे त्योहार कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र भारत में अयोध्या की दीपावली कैसे होनी चाहिए, काशी की देव दीपावली कैसी होनी चाहिए, उज्जैन का महाकाल लोक कैसा होना चाहिए। इस देश के अंदर हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त हैं, आत्मविश्वास से युक्त। भारत का युवा आज एक स्टार्टअप बनाता है, कल वो यूनिकॉर्न बनाने की सोचता है। वो एक कंपनी के अंदर काम करना प्रारंभ करता है, विदेशी कंपनी के अंदर काम करना प्रारंभ होता है, उसका सपना है कुछ वर्षों में इस कंपनी का मैं सीईओ बनूंगा, मैं एमडी बनूंगा। धीरे धीरे करके इस समाज के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास है। बड़े बड़े महानगर नहीं, टायर 2 की सिटी नहीं, टायर 3 की सिटी नहीं, सामान्य गांव का व्यक्ति। हम देश के नेतृत्व को देखते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री, आज देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। वो सामान्य गांव से निकला हुआ व्यक्ति आज देश के शिखर पर पहुंच सकता है। ये सपना नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। केवल 75 वर्षों के अंदर ही अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज, भारत की महिला, वो 1000 वर्ष का जो हमारे देश का बैगेज है उसमें से बाहर निकलकर देश की प्रगति के अंदर अपना योगदान हर क्षेत्र में निभाने के लिए सक्षम होकर तत्पर हो गया है। लेकिन जब विचार करते हैं तंत्र और समाज, 75 वर्षों में इसने हमने बहुत कुछ किया, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है, वो क्षेत्र है विचार। इसके अंदर अभी भी काम करना शेष है। हम जब समाज के अंदर देखते हैं तो समाज के केंद्र में अपना विचार आ गया, लेकिन जब विचार के क्षेत्र में देखते हैं तो आज भी हमको लगता है कि जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस परिवर्तन की यात्रा को पूर्ण करना है तो तंत्र और समाज के साथ साथ विचार के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। यह विचार के क्षेत्र में जो काम को करना है तो उसको क्या करना, तो इसको समझना पड़ेगा। वास्तव के अंदर ये जो विचार के क्षेत्र का यात्रा को पूरा करना है तो उसके 3 भाग हैं। 1000 वर्ष, ये जो सारी शक्तियां जो आई, ये केवल शक्तियां शासन की नहीं थी। हमारा 4 शक्तियों से मुकाबला हुआ। एक 800-900 वर्ष इस्लामिस्ट और इवेंजेलिकल यूरोपियन फोर्सेस, इनके साथ हमारा संघर्ष हुआ, उसका कुछ प्रभाव हुआ। गत 100 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर 2 विचार चले। एक कम्युनिज्म का विचार, धीरे धीरे करके आज जो कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में दुनिया के अंदर पहचाना जाता है, और उसी समय प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म से एक दूसरा विचार निकला, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। पिछले 100 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर सबसे अधिक प्रभाव इन 2 विचारों का है। इसका भी प्रभाव हमारे पर आ गया। वास्तव के अंदर 1000 वर्ष के इस संघर्ष के अंदर तंत्र और समाज के स्तर पर हम मुकाबला करें
लेकिन विचार के स्तर पर जितना मुकाबला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका कारण यह है, ये जो आक्रमण है, इन आक्रमणों की हमको स्पष्टता नहीं है और उसके प्रभाव के अंदर हम अपने विचार से भी कट, और इसीलिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य की चर्चा करते समय मैं आपके सामने 3 बातें रखूंगा। एक, जिन शक्तियों से हमारा संघर्ष हुआ, 1000 साल में क्या हुआ, उनकी प्रेरणाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आज उनके सारे इस आक्रमण का स्वरूप क्या है, वो चुनौती का स्वरूप क्या है, जिसको सामने लिखा गया चुनौतियां। और तीसरी बात, हमारा विचार क्या है, जिस विचार को हमको स्थापित करना है और उसके लिए हमको क्या करना होगा। ऐसे ये 3 बातों की चर्चा मैं आपके साथ इस समय करूंगा। एक 700-800 साल जो हमारे यहाँ इस्लाम का संघर्ष चला, वास्तव में ऐसा संघर्ष हमने कभी देखा नहीं था। मैंने पहले ही कहा, शकों से लड़े, हूणों से लड़े, कुषाणों से लड़े, ग्रीकों से लड़े। वो राज्यों के लिए संघर्ष थे, साम्राज्य बनाने के लिए संघर्ष थे। लेकिन ये जो इस्लाम का संघर्ष था, ये एक अलग प्रकार का था। दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देना, वो काफिर, वो दिन्नी, वो जजिया, वो हमने कभी देखा नहीं। मंदिरों का ध्वंस करना, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार, दुनिया के अंदर कल्पना नहीं थी कि गुलामों के रूप के अंदर लौंडे लोंडियों का व्यापार भी होता है। हजारों हजारों लाखों भारत की बेटे बेटियां ये दुनिया के बाजारों में बिके उस कालखंड के अंदर। वो जो सारा संघर्ष था, वो संघर्ष ऐसा भीषण था, उसके 4 परिणाम हुए। एक, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स्ड। हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, गुरुकुल नष्ट हो गए, बड़े बड़े मंदिर समाप्त हो गए। एक बड़े क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आपको कोई दक्षिण की तरह 1000 साल पुराना मंदिर नहीं दिखाई। 400-400 साल भारत के अंदर कुंभ नहीं हुए, हमारे मठ समाप्त हो गए। सारे देश के अंदर अपने समाज की संस्कार व्यवस्था नष्ट हो गई। सारा समाज ऐसा भीषण अत्याचार था, उसके कारण से एक भय का वातावरण बन गया। सारे समाज के अंदर एक पराभूत मानसिकता आ गई, एक हारी हुई मानसिकता आ गई। हमारा राज्य हो सकता है, ये सोचना ही लोगों ने बंद कर दिया। दिल्ली बाबा जगदीश्वर, ये ऐसे ही नहीं किसी ने कहा, ये ऐसे ही किसी के मन में नहीं आए। जय ही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, ये विचार हमारा नहीं। अपने समाज के अंदर किसी भी परिस्थिति में उस अनुसार रहना, ये हमारी सोच नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने समझौते कर लिए, जैसे तैसे कुछ उपाधियां, कुछ पदवियां को प्राप्त करके अपने को सुरक्षित करना। हम राजा हो सकते हैं, हम राज्य कर सकते हैं, ये आकांक्षा ही समाप्त। इस सारे कालखंड के अंदर हमारा समाज रूढ़ियों और कुरीतियों का शिकार हो गया। ये जो आज हम कभी कभी देखते हैं घर में पर्दे में महिला, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये घूंघट, ये भारत की परंपरा नहीं है। रात का विवाह, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये सारा उस कालखंड के अंदर था। बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो हमारी नहीं थी। अनेक रूढ़ियां, कुरीतियां, ये सब समाज के अंदर आ गई। धीरे धीरे करके समाज रिजिडिटीज में चला गया। तंत्र के आधार पर लड़ना नहीं था, अपना शासन आना नहीं था। समाज छोटी छोटी पहचान, जातियां, इन सब के अंदर बट गया। परस्पर अस्पृश्यता, भेद, हम अपने मूल विचार से दूर हो गए। ये जो 1000 वर्ष का कालखंड था, अनेक रूढ़ियां, कुरीतियां इस कालखंड के अंदर आ गई जो मूल विचार के विपरीत। इसके बाद अंग्रेज का आक्रमण हुआ। इस्लाम के 800 साल के संघर्ष में जैसे तैसे करके हम विजय प्राप्त करते जा रहे थे। महाराणा प्रताप से जो विजय का क्रम प्रारंभ हुआ, वो विजय का क्रम बढ़ते हुए शिवाजी, दक्षिण के अंदर बढ़ते हुए वो छत्रसाल,
वो फिर दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्र, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब तरफ स्वतंत्रता का भाव जागृत हुआ। उसी समय अंग्रेज का आक्रमण हो गया। ये जो अंग्रेज का आक्रमण था, उनके लिए एक आश्चर्य था कि 700-800 साल के अंदर भी इस्लाम इस देश के अंदर यहां के विचार को समाप्त क्यों नहीं कर सका। उनको ध्यान में आ गया कि यहां की ताकत सत्ता में नहीं है, केवल शासन से ये समाप्त होने वाले ये नहीं। और इसलिए उनका जो आक्रमण था वो सर्वंकष आक्रमण था। वो जो सर्वंकष आक्रमण था, उस सर्वंकष आक्रमण के उन्होंने 3 हथियार अपनाए। एक शिक्षा, एक लीगल फ्रेमवर्क्स, समाज में कानून की बहुत तरह की व्यवस्थाएं, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। इन तीनों के द्वारा उन्होंने इस भारत के अंदर एक जबरदस्त, हम कह सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ, तो स्मृति लोप हो गया, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। भारत में 1835 के अंदर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई। ये जो अंग्रेजी के आधार पर, जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी की मिलेगी, उसके कारण से अपनी भाषा, अपनी ज्ञान परंपरा से समाज कट जाएगा। ये जो 1835 के अंदर ये जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का परिणाम क्या हुआ, वो अंग्रेजों के आक्रमण का स्वरूप क्या था, केवल एक उदाहरण से बताऊंगा। जब इसके 50 साल हुए 1885 के अंदर, स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह भाषण देते हुए कहा, उन्होंने कहा 50 साल हो गए इस ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर, परिणाम क्या है वो अपने भाषण के अंदर बताते हैं। चाइल्ड टेकन टू स्कूल, वो कहता है फर्स्ट थिंग ही लर्न्स, वो पहली बात सीखता है योर फादर इज अ फूल, तुम्हारे माता पिता फूल। क्या वो क्या बताएंगे, मैडम बताएगी ना जो है। आजकल भी होता है ना, बच्चे को लगता है कि हमारे माता पिता हमको क्या बता सकते हैं, वो जो वहां बताया जाता है वो सच ठीक होता है। वो कहता है कि सेकंड थिंग ही लर्न्स योर ग्रैंडफादर इज ल्यूनेटिक, तुम्हारे दादा वो तो सन की है, अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं, ये करो वो करो, तरह तरह की बातें बताते हैं, ये नहीं करना, ये सब बातें ये सनकीपन की बातें। वो कहते हैं थर्ड थिंग यू लर्न योर टीचर्स आर हिपोक्राइट्स, जो आपके समाज के अंदर शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ समाज में शिक्षा की, समाज की अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं थी, वो जो बताने वाले सब लोग हैं वो हिपोक्राइट्स है, वो दोहरापन है, वो कहते कुछ है करते हैं कुछ है। वो कहता है फोर्थ थिंग ही लर्न्स ऑल योर स्क्रिप्चर्स आर फुल ऑफ लाइज, ये सारे ग्रंथ ये क्या है, मिथिकल है, ये तो झूठ है, ये तो कहानियां है, इसमें सत्य क्या है, तरह तरह की। उसके बाद में उन्होंने कहा बाय द टाइम ही 16, वो कहते हैं ही इज ए मास ऑफ नेगेशन, बोनलेस, लाइफलेस। वो जब 16 साल का होता है तो नकारात्मकता से भरपूर होता है, उसकी कोई रीढ़ नहीं होती, वो किसी विचार के लिए लड़ने वाला नहीं होता, उसके जीवन का कोई सपना नहीं होता, क्योंकि जब विचार नहीं होता तो सपना भी उसके अंदर वो नहीं होता। वो कहते हैं नॉट एन ओरिजिनल मैन इज प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 50 ईयर्स इन ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, जिसमें ये अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी। उन्होंने कहा 50 साल के अंदर एक भी, उन्होंने कहा कि भारत का मौलिक व्यक्ति इसमें से पैदा नहीं। ये जो अंग्रेजों का आक्रमण था, ये एक आक्रमण ऐसा था, हमारे देश के एक बड़े विचारक हुए धर्मपाल जी, वो कहते थे भारत का ग्रेविटेशनल सेंटर वो भारत से बदलकर यूरोसेंट्रिक हो गया। लाला लाजपत राय कहा करते थे, 3 शब्दों के अंदर बोलते थे, इस अंग्रेजों के आक्रमण का परिणाम हुआ डी हिंदुआइजेशन, डी नेशनलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन। उन्होंने इस अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत के अंदर बहुत सारी बातें, सारा देश एकात्म राष्ट्र था, देश का कोई व्यक्ति कहीं जा सकता था, कहीं रह सकता था, भारत की त्रिस्तरीय समाज संरचना थी, नागर, ग्राम और आरण्य समाज एक था। भारत की संस्कृति इस आरण्यकों में से निकली। हमारे यहां कहा जाता था जो वेद में वो लोक में, हमारा एकात्म समाज था, भाषाएं अनेक थी, भाव एक थे, पंथ अनेक थे, गंतव्य एक थे, खान पान, रंग रूप, ये समाज जीवन के अंदर अलग अलग थे, पर जीवन की दृष्टि एक थी। सारे देश के अंदर अद्भुत भारत था,
हजारों साल की हमारी निरंतरता थी, उस समाज को उन्होंने एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी के रूप में बदल दिया। आज ये जो हम सुनते हैं SC, ST, OBC, ये अपना समाज नहीं था। ये जो आज सुनते हैं हमारे यहाँ कास्ट, ऐसी कास्ट नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कम्युनिटीज थी, समाज थे। हमारे यहाँ जातियां नहीं थी, यह जाति शब्द हमारा नहीं था। हमारे समाज के अंदर कम्युनिटीज होती थी, एक एक काम करने वाली कम्युनिटी होती थी। दुर्भाग्य से 100, 125 साल, 150 साल के अंदर हम अपने मूल से कट गए। उन्होंने एक थ्योरी दी, आर्य इन्वेजन थ्योरी, आर्य बाहर से आए। वो आर्य बाहर से आए, वो जो थ्योरी दी, आर्य देश को उन्होंने आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मूल निवासी, मंगोलाइट, सारे समाज के अंदर तरह तरह की पहचाने। हजारों साल भारत के अंदर अनेक राज्य थे। भारत में कभी भाषा के आधार पर राज्य नहीं था। हमारे यहां कोई राज्य राजा के आधार पर नहीं था। 1000 साल, हजारों साल की जो भारत की यात्रा है, केवल 100, 125 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमें हमारे मूल से काट दिया, जिसका परिणाम आज हम देखते हैं। आज एक जो हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फ्रैक्चर्ड समाज देखते हैं, अपने मूल से कटा हुआ समाज देखते हैं, वो इस अंग्रेजों के आक्रमण का परिणाम था। क्यों? क्योंकि व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, व्हाइट मैन बर्डन, इस बात की प्रेरणा लेकर वो चले थे और उनके मन की कल्पना थी सारी दुनिया को इवेंजलाइज करना। वो करना है तो भारत को अपने मूल से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां के लोगों का अपने मूल के प्रति इतना गर्व है, वो गर्व समाप्त नहीं होगा तब तक हम इनको काट नहीं सकते। दुनिया के अंदर तीसरा जो आक्रमण हुआ, तीसरा और चौथा, उसकी स्पष्टता बहुत कम है। आज के समय के अंदर वो जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, वो कम्युनिज्म का विचार प्रारंभ हुआ। नो नेशन, नो रिलीजन। दुनिया के अंदर ये जो राष्ट्रवाद है, ये सब समस्याओं की जड़ है। ये राष्ट्रवाद क्यों होता है? तो क्योंकि रिलीजन होता है। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि वेस्ट का नेशन स्टेट का कंसेप्ट यही था कि नेशन के मूल में एक भूमि, भूमि के साथ एक रिलीजन। ब्रिटेन किनका है? तो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का देश है। फ्रांस किनका है? तो कैथोलिक्स का है। तो उसका एक रिलीजन होता है। रिलीजन झगड़े की जड़ होता है। तो उन्होंने कहा दुनिया को सुखी बनाना है तो देयर शुड बी नो नेशन, नो रिलीजन। और तीसरा वो कहते हैं कि सारे समाज के अंदर एकता, समानता लेकर आनी है। तो वो कहते हैं कि सब समस्याओं की जड़ जो है वो परिवार है। कारण क्या है? परिवार होता है, बच्चे होते हैं, आप उनके सुख की चिंता करते हैं तो आपकी ग्रीड बढ़ती है। ग्रीड बढ़ती है तो आप एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, आप एक्यूमुलेशन करते हैं। ये सब समाप्त करना है तो देयर शुड बी नो फैमिली। नो फैमिली करना है तो देयर शुड बी नो मैरिज। ये विचार लेकर वो कम्युनिज्म, वो एक विचार ही था, वो और कुछ नहीं था। उनके पास कुछ मॉडल नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने रशिया और आसपास के देशों के अंदर जब ये कम्युनिज्म का विचार बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों को ध्यान में आया कि जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ ये रिलीजनेशन की बात करते थे, रशिया कम्युनिस्ट ऐसा देश खड़ा हुआ कि कम्युनिज्म ने देखते देखते 14-15 राष्ट्रों को हड़प लिया। वो हंगरी और बाकी सब पे आक्रमण हुआ तो वहां पर एक बड़ी मात्रा में कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह खड़ा हुआ। उस समय दुनिया के अंदर एक विचारक आया जो इसी कम्युनिज्म के विचार को मानना था। उसने कहा कि इस मार्क्स के विचार को हमने पूरा समझा नहीं है। रिवॉल्यूशन कभी भी सत्ता से नहीं आएगी। उसने कहा रिवॉल्यूशन विल बी ऑलवेज कल्चरल। उस व्यक्ति का नाम था ग्रामसी। वो इटली के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जेल में बंद था। उस समय उसने बहुत लेखन किया। वो जो ग्रामसी नाम का जो व्यक्ति था, उसने कहा कि दुनिया के अंदर आपको एक नई कल्चर बनानी है। तो कल्चर बनानी है, इफ यू वांट टू क्रिएट ए मैन ऑफ न्यू कल्चर then you have to deconstruct the existing one। अगर आज की जो संस्कृति है उसको आप मिटाओगे नहीं तो आप कभी नई कल्चर नहीं बना सकते। उन्होंने कहा किसी भी राष्ट्र की शक्ति जो होती है उसकी संस्कृति में होती है। उसने एक शब्द प्रयोग किया, कल्चर इज एन हेगोमनी। ये वर्चस्व है।
उन्होंने कहा रशिया के अंदर कम्युनिज्म आया, लेकिन वो रशियन नेशनलिज्म ने उस कम्युनिज्म को अपने में हजम कर लिया। उन्होंने कहा जो संस्कृति होती है इसकी बहुत बड़ी ताकत होती है, हर राष्ट्र के अंदर उसकी एक हेगमनी है, वो कल्चर है, उसको समझना है। जब तक आप उसको समाप्त नहीं करोगे तब तक आप क्रांति नहीं ला सकते। और इसके लिए उन्होंने एक मॉडल दिया, सारी दुनिया के देशों के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का मॉडल था, हर देश के लिए अलग होगा, लेकिन मूल में एक होगा, उस देश की संस्कृति के प्रति अनास्था, अविश्वास पैदा करना, तहस नहस करना। धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, उन्होंने उसका माध्यम अपनाया, सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर अचीविंग देयर गोल्स। अभी अमेरिका का जो डेमोक्रेट्स है वो लेफ्ट हो गया, वो यूके का लेबर जो है वो लेफ्ट हो गया। वो जिसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उसको आज डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही भारत के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, इसके मानने वाले लोगों ने 60-70 के अंदर भारत में जब काम शुरू किया, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ये जो ताकत है ये भारत और हिंदुत्व में, सारे देश के अंदर जोड़ने वाला जो तत्व है ये हिंदुत्व है, ये भारत है, भारत की संस्कृति है, यहां के मूल्य आधारित समाज जीवन रचना है। और किसी भी संस्कृति को मिटाना है तो उन्होंने कहा उसके लिए हमको 5 स्तर पे काम करना पड़ेगा। बहुत डिटेलिंग में आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल बातें बताऊंगा। पहली बात है चैलेंजिंग द हेगमनीज, हर समय आप इस वर्चस्व को चुनौती दो। वो कहता है कि संस्कृति क्या होती है, ये रिलीजन में होती है, ये ट्रेडिशंस में होती है, ये कल्चर में होती है, ये वैल्यूज में होती है। वो उन्होंने एक सिद्धांत दिया 3R, रेजिस्ट, रिजेक्ट, रेबल। आप रेजिस्ट करिए, आप रिजेक्ट करिए, आप रेबल करिए थ्रू राइटिंग, थ्रू स्पीच, थ्रू एक्शंस, शब्दों से, लेखों से, बोलने से। आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं? ये मात्र पितृसत्तात्मक पहचान है। चूड़ी क्यों पहनते हैं? ये मंगलसूत्र क्यों डालते? 4-5 साल पहले मैंने एक दिन एक वीडियो देखा, उनने कोई किसी ने दिखाया, उनने कहा कि राखी का दिन था, वो बहन भाई को, उसने कहा मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी। बड़े गर्व से उसका एक वीडियो था, मैं बहन भाई को राखी बांधेगी, भाई उसकी रक्षा का वचन देगा, मैं कमजोर हूं। आजकल बहन फाइटर जेट उड़ाती है, वो आर्मी में, पुलिस में, बांधेंगे तो हम दोनों बांधेंगे, दोनों एक दूसरे की रक्षा का। अब वो भाई बहन की पवित्रता को चुनौती दीजिए ना, रजिस्ट करिए, रिजेक्ट करिए, रेबल करिए। अभी आप रक्षाबंधन पे देखिए, मैं देखता हूं आजकल, हर बार जब देखता हूं हजारों वीडियो मिलते हैं मुझे, जहां लड़कियां कहती हैं कि हमने ये नहीं, हर बात को रजिस्ट करिए ना। ये देशभक्ति क्या होती है, ये बलिदान क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। जिस देश के अंदर देश का मूल्य था संयम, ब्रह्मचर्य, वहां पर आज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, प्री मैरिटल रिलेशन, लिविंग, ये सब बातें होती है। विवाह क्या होता है? रजिस्ट, रिजेक्ट, रेबल। हर बात को रिजेक्ट करिए, हर बात पे रजिस्ट करिए। क्रिएट द बाइनरीज, समाज को बांट दो, बाइनरीज खड़ी कर दो, पुरुष महिला, राम सीता। राम ने सीता के साथ अन्याय किया। समाज के अंदर स्वर्ण और समाज के अंदर दलित, ये सब आप कितनी बाइनरीज खड़ी कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण। समाज के अंदर भेद खड़े करिए, संघर्ष खड़े करिए, बाइनरीज खड़ी करिए। हर एक को प्रिविलेज दिखाइए, एक को सबऑर्डिनेट दिखाइए। बेटा बेटी, माता पिता, सब और संतान। कभी कभी चलता है ना, बच्चे कहते हैं कि हमारे निर्णय हम करेंगे, आपने अपनी जिंदगी जी ली। समाज के अंदर कितनी बाइनरीज को खड़ा कर सकते हैं सारे उसमें से। तीसरी बात है क्रिएट द न्यू आइडेंटिटी, समाज में नई नई पहचानें खड़ी करिए। बहुत सारे नए नए शब्द हम सुनते हैं, ओबीसी, दलित, ये सब ये न्यू आइडेंटिटीज हैं। लेस्बियन, गे, एलजीबीटी,
समाज में नई पहचानें खड़ी कर सकते हैं और उसको मूल विचार के विपरीत खड़ा कर दीजिए। समाज जीवन के अंदर गुण, सरना, भील, सब तरह तरह की समाज की पहचानों को हम खड़ा कर सकते हैं क्या समाज के अंदर। और फिर उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा काम हमको करना पड़ेगा, सारे समाज के अंदर ये जो किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था होती है उसके अंदर अस्थिरता पैदा करनी होती है, तो वहां के नेतृत्व के प्रति, संस्थाओं के प्रति अनास्था पैदा कर दो। भारत में सन्यासियों के प्रति आस्था है, वो अनास्था बदल दो। आज शासन में जो लोग हैं उनको आप उनके प्रति अनास्था बना दो। हर समाज के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन्स होती है, कोई भी समाज होगा उसमें कुछ कमियां रहेंगी। वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं उन फॉल्ट लाइन्स को डाइसेंशन में बदल दो, डाइसेंशन को डिवीजन में बदल दो, डिवीजन को संघर्षों में बदल दो, समाज में अनार्की खड़ी कर दो, अराजकता खड़ी कर दो। आप देखेंगे देखते देखते बहुत आंदोलन आपको दिखाई देते हैं सारे समाज के अंदर। और उन्होंने कहा ये सारा करते समय फिर भी इस विचार की बड़ी ताकत है, इसके विरोधी जितनी शक्ति है सबको आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारी दुनिया के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, हर देश के अंदर उसकी मूल संस्कृति को चुनौती दे। उसी समय दुनिया के अंदर एक नया विचार भी खड़ा हुआ, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म का, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का। जैसे उन्होंने एक मॉडल दिया ऐसे ही इन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये सब शासन के हाथ में चला जाए। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, जिसको कैपिटलिज्म कभी कभी कह देते हैं, उन्होंने कहा शासन नहीं, कोई नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए। अमेरिका उसका एक बड़ा एक्सपेरिमेंट के रूप में उन्होंने एक देश के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। वो जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए, लेशे इकोनॉमी की बात उन्होंने की। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, वर्कफोर्स, मार्केट। दुनिया में ना मार्केट पे नियंत्रण हो, ना वर्कफोर्स पे कोई कहीं जा सकता है, जहां जिसकी प्रतिभा के अनुसार उसको अवसर मिलता है वो वहां जाए। वो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी किस लिए चाहिए? तो देयर शुड बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सबसे महत्व की बात क्या है? वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है। बच्चे का राइट है, बेटी का राइट है, पति का राइट है, हर एक का राइट है। किसी की ड्यूटी भी है क्या? और इसीलिए अमेरिका एक राइट बेस्ड सोसाइटी बन गई। इसलिए वहां समाज में इंडिविजुअलिज्म ही है। वो स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता नहीं, वो इतनी स्वतंत्रता होगी कि वो स्वच्छंदता में बदलेगी। मैं जो चाहे सो करूं। समाज के अंदर इक्वलिटी इक्विटी में बदल गई, वो जेंडर न्यूट्रलिटी में बदल गई। वो जो आज वोकिज्म के रूप में खड़ा हुआ, जो बिडेन जिस समय राष्ट्रपति बने, पहला ऑर्डर उन्होंने दिया कोई भी पुरुष अपने को महिला डिक्लेयर करके महिलाओं के शौचालय में भी जा सकता है। उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके परिणाम वहां सब देखे ना। ये जो सारा जो समाज, ये विचार है सब, ये आज बहुत सारी चीजें हमारे को ध्यान में आती हैं कि अपने समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर एक के पीछे एक विचार है, उनकी एक रणनीति है, उनकी एक परिकल्पना है समाज की, उनके मन में कुछ करने का एक स्वरूप है। ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। ये जो 1000 साल में चारों विचारों का संपर्क हमारे से जो आया, इस्लाम के संघर्ष के कारण से हम रूढ़ी कुरीतियों में चले गए, हम अपने मूल से कट गए, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, समाज निराशावादी। अंग्रेजों का जो आक्रमण था उसके कारण से समाज समृद्धि लोप का शिकार हो गया। हम कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, हमारे पर ही विश्वास समाप्त हो गया। अपने मूल से कटने के कारण से हमारी पहचान क्या है, इसको लेकर ही हमारे मन में प्रश्न खड़े हो गए। ये पिछले 100 साल के अंदर जो दो विचार आए, इसके कारण से दुनिया के अंदर विमर्शों की भाषा बदली, हमारी भी लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स, ईडियम बदल गई। मैंने कहा ना, जिस देश के अंदर ब्रह्मचर्य, संयम, कर्तव्य, धर्म, ये सब बातें होती थी, आज वहां पर हमारे मूल्य बदल गए। आज राइट्स की बात होती है, चॉइस की बात होती है, माई बॉडी माई राइट, मैं फैसला करूं मुझे क्या पहनना, क्या खाना, क्या करना। ये सब जो बातें हैं, ये अपनी ऐसी सोसाइटी नहीं थी
कंफ्यूज से हम अपने प्रति अशेम्ड हो गए इन दो विचारों के कारण। वास्तव के अंदर ये जब इस वैचारिक परिदृश्य की हमको चर्चा करनी है, तो इस वैचारिक परिदृश्य की चर्चा करते हुए हमको इस 1000 वर्ष के अंदर ये सब शक्तियों का जो प्रभाव हुआ है, ये प्रभाव को भी समझना और ये शक्तियों का स्वरूप क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी रणनीति क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, ये भी समझना। लेकिन ये जो सारी शक्तियां हैं, इनके आज के षड्यंत्र का स्वरूप क्या है, इसको समझिए। वो आज का वैचारिक परिदृश्य है जिसको उन्होंने कहा। मैंने कहा कि 75 साल के अंदर ही देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया तंत्र और समाज में। ये शक्तियां समाज में धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो गई, तंत्र से बाहर होने का इनको खतरा हो गया। ये सब इनको ध्यान में आ गया, तो इनको ध्यान में आया कि हमारी ताकत केवल एक जगह है, वो है विचार। और इसीलिए पिछले 10-15 वर्षों में इन्होंने तंत्र और समाज की लड़ाई भी इस विचार के आधार पर ही लड़ना प्रारंभ किया। और अभी ये सारी शक्तियों का जो मुख्य फोकस है वो विचार है। उसका कारण क्या है? दो बातें हैं। एक, 1000 वर्ष का हमारे समाज पे परिणाम, हम स्व को भूल गए, अपने को भूल गए, अपनी स्पष्टता हमको नहीं है, हमारा अपने प्रति भ्रम है, अविश्वास है, उसकी स्पष्टता नहीं। एक दूसरी बात और भी है, वो है इनकी अपनी एक ताकत। इनके पास एक विचार और प्रचार का तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम क्या है, उसको समझिए। वास्तव में इनकी ताकत विचार में नहीं है। विचार के आधार पर दुनिया में किसी को अपने से जोड़ नहीं सकते। ये विचार और प्रचार का एक पारितंत्र खड़ा करते हैं, एक इकोसिस्टम खड़ा करते हैं। वो क्या है? वो 4 बातों के अंदर है। ये कुछ सेलेक्टिव रेफरेंस क्रिएट करते हैं, उसके आधार पर नैरेटिव करते हैं, उसको एकेडमिया में लेकर आते हैं। अब ये विमर्श बदल गया। वो तुलसीदास महिला विरोधी थे, वो शूद्र विरोधी थे। सारे भारत ने इस्लाम की लड़ाई इस वैष्णव आंदोलन और रामचरितमानस के आधार पर की। अभी राम तो सेलेक्टिव रेफरेंस खड़े करना, उस रेफरेंसेस के आधार पर नैरेटिव गढ़ना, उन नैरेटिव के आधार को एकेडमिया में स्थापित कर देना, उस एकेडमिया को इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ले जाना, उसके लिए फिल्म बनाना, उसके लिए लेखन करना, उसके लिए भाषण देना, गोष्ठियां करना, उसके लिए फोरम खड़े करना, ऐसे लिखने पढ़ने वालों को सम्मानित करना। साहित्य था, वो दलित साहित्य हो गया, वो महिला साहित्य हो गया, वो जनजाति साहित्य हो गया। वो समाज जीवन के अंदर वो तरह तरह के जो है वो एक उन्होंने नेटवर्किंग खड़ी की। एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, मीडिया, मल्टीमीडिया। वो जो सारा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स था वो एकेडमिक से निकलकर मीडिया और मल्टीमीडिया में आ गया। वो धीरे धीरे करते करते सोशल मीडिया, मैसेंजर सर्विसेज और दुनिया के अंदर टेक जॉइंट्स, इनकी सपोर्ट के कारण से सामान्य समाज में फैल गया। महिषासुर जयंती 1980-90 के अंदर जेएनयू में मनती थी, हम बड़े हैरान होते थे। अभी वो बस्तर के जंगलों में भी होती है। अभी वो रावण का पुतला फूंकने के लिए कुछ लोग विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। वो विमर्श अभी एकेडमिक से निकलकर ये सब सोशल मीडिया, मैसेंजर सर्विसेज के कारण से वो पिछले 10-15 वर्षों से उन्होंने एक बड़ा पारितंत्र खड़ा किया। उस पारितंत्र के कारण से ये जो सारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के आधार पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक, अब ये उनके अस्तित्व का संघर्ष है। वो भारत में अस्तित्व का संघर्ष है, वो अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मिलकर लड़ना पड़ेगा, और ये मिलकर लड़ना है तो लड़ने का माध्यम केवल विचार है। ये विचार के आधार के ऊपर ही, इस पारितंत्र के आधार के ऊपर ही लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई किससे है? तो 3 कॉमन एनिमी है, भारत, हिंदू और संघ, और इन सब संगठनों का जो जाल है। देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा, ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ती है, ये उनको चुनौती ध्यान में आ गई।
और इसके लिए उन्होंने ये जो आज लड़ाई है, 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए, नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट, ग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉल मूवमेंट। तीनों के आधार पर वो तंत्र, समाज और विचार में वो अपने इस संघर्ष को लड़ रहे हैं। सारे देश के अंदर उन्होंने जो नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट खड़े किए, योजनाबद्ध ढंग से उनका एक पद्धति चलती है, फ्रेमिंग, प्रोपेगेशन, इमोल्यूशन। किसी को भी एक आरोपित कर दीजिए, कुछ बात उस पर चिपका दीजिए, उसको प्रचार के माध्यम से समाज में ले जाइए और फिर लगातार बोलते जाइए। बहुत सारी बातें आप सुनते हैं ना आजकल, वो संघ तिरंगा का विरोध करता है, संघ संविधान का विरोध करता है, ये तरह तरह की बातें, वो कुछ आरोप चिपका दीजिए, उसका आधार होने की जरूरत नहीं है, फिर आप बोलते जाइए, लगातार बोलते जाइए, उसके लिए आप एक नेटवर्क खड़ा कर लीजिए। सारे देश के अंदर उन्होंने तय कर लिया, ये भारत का देशभक्ति का विचार, ये क्या है, ये मेजोरिटेरियन है, ये फासिस्ट है, ये उग्र राष्ट्रवाद है, ये हिंदी को थोपने वाला है सारे देश में, ये भाषाओं को समाप्त करने वाला है, ये दक्षिण भारत का विरोधी है, ये भारत की पहचानों को समाप्त करने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट का विरोधी है सारे से, ये हिंदुत्व क्या है, ये ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, ये पितृसत्तात्मक है, ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था को दोबारा से लाना चाहता है, ये और कुछ हिंदुत्व का विचार नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इन सब का विरोधी है। समाज के अंदर बाकी सब मत पंथों को समाप्त करने वाला ये है, जैन, बौद्ध, सिख, सबको खत्म करने वाला, ये सबकी पहचानों को मिटाने वाला ऐसा। और ये संघ विविध संगठन, ये तो अथॉरिटेरियन है, ये सब पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, शिक्षा पर, हर जगह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन्होंने कुछ बातें तय कर ली, वो तय करके वो लगातार बोलते जाते और धीरे धीरे करके इनकी ताकत भी है, क्योंकि ये जो सारा तंत्र, पारितंत्र इनके पास है और एक बड़ी मात्रा में भारत से बाहर की शक्तियां इनके साथ आकर खड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर ग्राउंड एक्टिविटी बेस्ड मूवमेंट, वो सीए का सवाल था, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के नागरिकता देने का प्रश्न था, मुसलमानों का प्रश्न ही नहीं था, वो मुस्लिम विरोधी विषय हो गया, वो किसान आंदोलन, वो भीमा कोरेगांव का प्रश्न, सारे देश के अंदर तरह तरह के मूवमेंट्स खड़े करना। जनगणना का समय आया तो हम हिंदू नहीं है, हमारे लिए अलग से कोड की व्यवस्था कीजिए। सारे देश के अंदर चुनाव का प्रश्न आ गया, विकास की बात चली तो ये विकास जो है ये रोजगार समाप्त करने वाला है, ये अडानी अंबानी का विकास है। हम बहुत सारी बातें जो सुनते हैं, वास्तव में ये 10-15 वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर इस पारितंत्र के द्वारा किसी तरह इस हिंदुत्व के विचार के प्रति, भारत की राष्ट्रभक्ति के विचार के प्रति, इन संगठनों के प्रति अनास्था, अविश्वास पैदा किया जा सकता है। इनके पास विचार की ताकत नहीं है, इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये कह सके कि आज के समय में हम आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इनके पास केवल एक ताकत है, वो है अपने इस विचार के प्रति भ्रम पैदा करने की ताकत। और इसीलिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य को भी हमको समझना पड़ेगा। इस सारे वैचारिक परिदृश्य को समझकर समाज के अंदर जिन वर्गों में ये विशेषकर प्रयास कर रहे हैं उन पर हमको काम करना पड़ेगा। और तीसरी और महत्व की बात है, वो है जिस विचार को हम लेकर चले उस 1000 साल में मैंने बताया कि वो विचार की स्पष्टता कम हो गई, उसको समझकर उसके लिए काम करना। वो विचार के क्षेत्र में परिवर्तन आए बिना हम केवल लड़ते ही रहे और अपनी बात को नहीं स्थापित कर पाए तो उसका परिणाम नहीं होगा। और इसलिए अपने विचार की स्पष्टता चाहिए। वो विचार की स्पष्टता क्या है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत हमारे लिए प्रसन्नता का विषय था कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं स्वाधीनता के 75 वर्ष का जो कालखंड है अमृत महोत्सव का, उसमें हमने वो सारे संघर्ष को भी एक बार दोबारा से रिविजिट किया। वो संघर्ष क्या था, वो स्वाधीनता की प्रेरणा क्या थी, वास्तव में वो स्वाधीनता के प्रेरणा की स्पष्टता करने की जरूरत है। सदगुरु राम सिंह कूका जिन्हें 1870-72 के अंदर 1857 के बाद पहला जो एक ऑर्गेनाइज्ड अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था वो उनका था। वो संघर्ष का आधार क्या था, पहली बात थी मतांतरण के खिलाफ।
अंग्रेजों ने एक बड़ी संख्या के अंदर कन्वर्जन प्रारंभ किया। दूसरा उसका आधार था स्वदेशी। अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को नहीं मानना, उन्होंने अपनी डाक व्यवस्था खड़ी की, न्यायालयों का बहिष्कार किया। उसका आधार था नारी की समानता, अंतर जातीय विवाह। अपनी कुरीतियों को हमको मिटाना पड़ेगा सारे उसमें से। उनका आधार था गोरक्षा। ये थी स्वाधीनता की प्रेरणा। इस देश के अंदर स्वाधीनता के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा जगाई महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या कहा? वेदों के आधार के ऊपर समाज जीवन की रचना कर। हम देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं, नहीं क्या करना चाहते हैं? तो वेदों के आधार पर समाज, हमारी प्रेरणा क्या है? केवल आजादी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो नियम बनाए उसके अंदर व्यक्तिगत उत्थान की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन सामाजिक सर्वहितकारी विषयों के अंदर सबको नियम का पालन करना पड़ेगा। आजकल बड़ी फ्रीडम, फ्री स्पीच की बात चलती है। महर्षि अरविंद का 150वां वर्ष जन्म का आने वाला है। सारा उसमें से 2025 जो है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअलिटी इज इंडियाज ओनली पॉलिटिक्स, फुलफिलमेंट ऑफ सनातन धर्म इज ओनली स्वराज। वो कहते थे, मैं जब कहता हूं कि भारतवर्ष उठेगा तो उसका अर्थ है सनातन धर्म उठेगा। जब मैं कहता हूं कि भारत महान होगा तो उसका अर्थ है कि सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार में छा जाएगा। धर्म के लिए, धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। ये हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नायक है ना, जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके लोग क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़े। त्याग और बलिदान की बातें जिन्होंने कही, डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा, विदाउट हिंदुइज्म इंडिया हैज नो फ्यूचर। हिंदुइज्म इज द सॉइल इन विच इंडिया रूट्स आर स्ट्रक। हिंदुइज्म वो मिट्टी है जिसके अंदर भारत के रूट्स है सारे उसमें से। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, गॉड हैज गिवन ए सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी सोसाइटी। उन्होंने कहा हर एक के लिए अलग क्वेश्चन पेपर है। यू कैन नॉट पास गास्ट टेस्ट बाय कॉपिंग अदर्स कॉपी। आप दूसरे की नकल करके पास नहीं कर सकते। सोसाइटी इज एट द रूट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। वास्तव के अंदर हमको ये जो स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा थी, ये स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा को समझने की जरूरत है। और इसीलिए जिन्होंने स्वाधीनता का सारा संघर्ष चलाया, इस संघर्ष का आंदोलन का 3 भाग थे। 1857 के बाद भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 90 वर्ष का जो शासन है उसका जो पहला हिस्सा था 1857 से 1911 तक, ये इस स्वाधीनता के संघर्ष की हमको एक बड़ी कल्पना थी, स्पष्टता थी, कुछ भ्रम नहीं था। हम केवल स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम स्वत्रयी के लिए लड़ रहे थे। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गुरुकुल कांगड़ी बना रहे थे, डीएवी बना रहे थे, विश्व भारत बना रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, पूना में डेक्कन कॉलेज बना रहे थे। हम अपने राष्ट्रीय विद्यालय खो रहे थे। अंग्रेज अंग्रेजी को थोप रहा था, हम भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा, इस पर आग्रह कर रहे थे। जगदीश चंद्र बसु को विदेश में जाने का निमंत्रण मिला, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं यहां अनुसंधान करूंगा, ऐसा अनुसंधान करूंगा दुनिया के लोग मेरे पास अनुसंधान करने आएंगे। उन्होंने जितना कमाया अपनी जिंदगी में कमाई के 2 भाग कर दिए। एक, भारत के अंदर मौलिक विज्ञान के अनुसंधान के लिए उन्होंने जगदीश चंद्र बसु रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं वो बनाया। उन्होंने आधा पैसा उसमें दे दिया, आधा पैसा उन्होंने कहा भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा। वो कहा करते थे कि वैज्ञानिक बनना है तो सपने देखना जरूरी है, सपने कभी विदेशी भाषा में नहीं आते। वो कहते थे अंग्रेजी पढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं बनेगा। इसलिए हमारे टेक्नोक्रेट बनते हैं, आजकल वैज्ञानिक नहीं बनते। विदेशी भाषा में सपने नहीं आ सकते। और इसीलिए सत्येन बोस, जिनके नाम पर बोसोन पार्टिकल है, वो फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, इंग्लिश जानते थे। वो उन सब अनुसंधान के जो उस समय के पेपर होते थे उनकी बंगला में, हिंदी में और भाषांतरण किया करता था ताकि लोग उसको पढ़ सके, अध्ययन कर सके।
ये जो हमारा स्वाधीनता का आंदोलन था, उस कालखंड के अंदर हर क्षेत्र के अंदर वो आरसी मुजुमदार थे, वो राधा कुमुद मुखर्जी थे। देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, अंग्रेज अपनी शिक्षा को लादने की कोशिश कर रहा था, हम उसका विकल्प दे रहे थे। मेकाले ने कहा, जिस समय अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आई, उसने कहा 30 वर्ष के अंदर बंगाल के भद्रलोक के अंदर एक भी हिंदू नहीं रहेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। वो जिसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ऐसे रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्यों ने ऐसा वातावरण बनाया सारे, उसमें बंगाल में कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। मेघालय के सपने अधूरे करने लगे। हमारे स्वाधीनता के संघर्ष की प्रेरणा वंदे मातरम थी, उपनिषद थे, गीता थी, रामायण थी, राम राज्य था। हम केवल स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम स्वधर्म, स्वदेशी, स्वत्रेयी, इसलिए हम चरखा चला रहे थे, खादी पहन रहे थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी विद्यालयों को छोड़ रहे थे, अपने और व्यापार की संस्थाएं बना रहे थे। ये स्वत्रेयी के आधार पर चलने वाला जो संघर्ष है, धीरे धीरे करके ये संघर्ष जो है, ये इसमें परिवर्तन आ गया। 1811 से लेकर 1930 तक ये थोड़ा भ्रम का कालखंड था। ये जिसको नरम गरम कहते हैं, नरम गरम कुछ नहीं था। ये वो प्रेरणा क्या है, वो विदेश से पढ़कर आए हुए जो लोग हैं, उनको अपने विचार की स्पष्टता नहीं रही, और धीरे धीरे करके वो स्वत्रेयी का आंदोलन जो था, वो मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदू मुस्लिम एकता की मरीचिका, ये सबका राष्ट्र, स्वाधीनता के स्थान पर किसी भी तरह डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, सेल्फ रूल मिल जाए, समझौते। जिस समय नेहरू जी ने रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, गांधी जी ने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात होती अगर आप इसको राम राज्य की बात करते हैं। नेहरू जी ने उनको उत्तर दिया, गांधी जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया बहुत बदल गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राम राज्य में ऐसी कोई बड़ी बात थी जिसको आज हमको दोबारा प्राप्त करना चाहिए। ये जो अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़कर निकले हुए जो लोग थे, धीरे धीरे करके तंत्र पे जो हावी होते चले गए, 1930 के बाद ये नेतृत्व में आ गए। और इसलिए उसके बाद ये हमारा आंदोलन जो स्वत्रेयी का संघर्ष था, जैसे जैसे आजादी, और आजादी के लिए विभाजन भी होता है तो स्वीकार, हम मजहब के आधार के ऊपर बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन देश के विभाजन को केवल 40 साल बाद स्वीकार कर लिया। ये कैसे हो गया? किसी भी तरह स्वाधीनता तो मिले। जयदयाल गोयनका जी ने उस समय 1948 के अंदर एक कल्याण में एक लेख लिखा, एक नया राष्ट्रवाद। वो कहते हैं, नेहरू जी ट्राइंग टू फोर्स ए न्यू नेशन विदाउट हिंदुइज्म। वो भारत में एक नई तरह का राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं। वास्तव के अंदर स्वाधीनता प्राप्ति तक आते आते विचार के स्तर के ऊपर ये भ्रम की जो स्थिति थी, ये बहुत ज्यादा हो गई। और पिछले 75 वर्षों के अंदर तंत्र और समाज के अंदर बहुत परिवर्तन आने के बाद भी ये जो विचार के अंदर जो है एक बड़ा हमको संघर्ष सारे देश के अंदर दिखाई देता है। और उसके कारण से आज जब हम समाज को देखते हैं तो समाज के अंदर एक अजीब प्रकार का द्वंद्व दिखाई देता है। धर्म के आधार पर स्व प्रेरणा से चलने वाला समाज है, समाज पाप पुण्य पर चलता है। लेकिन ये जो तंत्र है, रूल ऑफ लॉ, एरोगेंस, दंड, भय, इसके आधार पर हम देश में शासन चला, हर बात के ऊपर जुर्माना करना, हर बात पे दंड देना। ये समाज प्रेरणा से चलेगा, धर्म पर चलेगा, या समाज डर से चलेगा? ये सोचने का प्रश्न है सारे अंदर। ये भारत हजारों वर्ष जो चला, विकेंद्रिता पर चला, सहकारिता पर चला। सारे देश के अंदर आप देखेंगे बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार होता है, लोग आपस में मिलकर करते हैं, कितने बड़े पैसे के लेन देन इकट्ठे कमेटी बनाते हैं, सब करते हैं। समाज उसी के आधार के ऊपर चलता है सारे उसमें से। समाज आधारित समाज की व्यवस्थाएं हैं, मंदिर, शिक्षा संस्थान, कितने ही समाज चलाता है सारे में से। लेकिन धीरे धीरे करके सत्ता की सोच, हर बात पे नियंत्रण करना, हर बात पे हम, वो मंदिर होंगे, वो संस्थान, सब पर कब्जा करना।
वास्तव के अंदर ये विचार की स्पष्टता नहीं है, ये स्व की स्पष्टता नहीं है। ये स्व के आधार के ऊपर भारत चलेगा तो वो किसके आधार पर चलने वाला है? स्व मतलब समाज आधारित, स्व मतलब स्व प्रेरणा से चलने वाला, स्व मतलब सहकारिता के आधार पर चलने वाला, स्व मतलब परस्पर सहयोग से चलने वाला, स्व का मतलब समाज जीवन के अंदर संयम, दया, क्षमा, मूल्य जो हमारे समाज की बातें हैं, इनके आधार पर चलने वाला समाज। वास्तव के अंदर ये देश की स्वाधीन भारत का जो कल्पना है वो केवल स्वाधीनता नहीं है, स्वाधीनता से आगे जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, उसकी स्पष्टता होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वास्तव के अंदर ये सारा हमको संघर्षों को प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, तो हमको 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। 1000 वर्ष के अंदर हमारे में बहुत सारी रूढ़ियां कुरीतियां आ गई, इनको मिटाना पड़ेगा। बहुत सी बड़ी बातें हमको लगता है हमारी विशिष्टता है, कभी कभी हम उसका समर्थन भी करने लग जाते हैं। किसी भी अन्याय, भेदभाव मूलक बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन से निकाल देंगे। समाज के अंदर सबको समान अवसर और अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने की व्यवस्था, किसी भी प्रकार का भेदभाव और अन्याय, समाज में किसी भी प्रकार का दिखावा, फिजूल खर्ची, ऐसी कोई भी व्यवस्था, परंपरा, इस सब को हमको मिटा देना, वो हमारे मूल विचार के विपरीत है। ये 1000 वर्षों में आया दोष है, इस दोष को हमको दूर करना है। दूसरी बात, इस स्व की स्पष्टता करना। वो स्व क्या है, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन वो स्व की स्पष्टता करते समय हमको एक संघर्ष में से पार जाना है। ये चारों जो शक्तियां हैं, उनका आज का संघर्ष का स्वरूप क्या है? वो जो मैंने कहा, नैरेटिव बेस्ड, ग्राउंड एक्टिविटी बेस्ड, चुनाव आते हैं तो इलेक्टोरल मूवमेंट, ये मिलकर विचार के आधार के ऊपर तंत्र, समाज, विचार में जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस संघर्ष की स्पष्टता हम सबको होनी चाहिए। सारे समाज की एकात्मता, समाज में बढ़ता हुआ हिंदुत्व का गौरव, देशभक्ति का भाव, अपने संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, उसको वो जो मिटाना चाहते हैं, उसके प्रति जो एक अनास्था, विश्वास पैदा करना चाहते हैं, उस षड्यंत्र को विफल करना होगा। उसके लिए चारों शक्तियों का आज का षड्यंत्र का स्वरूप, उनकी रणनीति और उनका वो जो पारितंत्र है, उस पारितंत्र को समझकर हमको भी अपने पारितंत्र को खड़ा करना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो स्व है, इस स्व को समझकर हमको अपने परिवार की, समाज की, धर्म की, तंत्र की व्यवस्थाएं खड़ी करनी। हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ, हमारे मेले, हमारे त्योहार, हमारे परिवार के आयोजन, सब बातें स्व के आधार पर आनी चाहिए। हमारा जो तंत्र है वो स्व के आधार पर आगे खड़ा होना चाहिए। ये सारा करना है तो क्या करना होगा? 2 बातें कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। मैंने आप सबके सामने आज के चुनौतियों का स्वरूप क्या है, क्या करना, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा की। जिस समय स्वाधीनता के 25 वर्ष का क्रम प्रारंभ हुआ था, तो अपने देश के अंदर 2 नेतृत्व कर रहे हैं। समाज के स्तर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, देश के स्तर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंदर स्वाधीनता के अंदर कहा, जिस समय स्वाधीनता के इस 75 वर्ष का प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा यह भारत का अमृत काल है। 75 वर्ष में अंधकार छटा है, ये अमृत काल आ रहा है। आने वाले 25 साल के अंदर ये भोर जो है वो भारत दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकट हो, वो केवल भारत को नहीं, पूरे दुनिया को प्रकाशित करेगा। स्वाधीनता के वो जो नायकों की प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को अपनी प्रेरणा बनाते हुए वी हैव टू रिजॉल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, आने वाले 25 साल के अंदर इस अमृत काल को हम भारत को एक भारत के अमृत जीवन के रूप में बदल। उसके लिए उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पंचप्रण की बात की। वो जो पंचप्रण है वो वास्तव में स्व है, विरासत का गौरव, अपनी जो विरासत है उसका गर्व, अपने पूर्वज, अपने अतीत, किसी भी कारण से हमको कोई हीन भावना रखने की आवश्यकता नहीं है।
देश के किसी भी कोने के अंदर गुलामी की मानसिकता नहीं रहनी चाहिए, उसका कोई चिन्ह नहीं रहना चाहिए। हर कोने से गुलामी के चिन्ह को मिटा दें। तीसरी बात उन्होंने उस समय कही, पूर्ण विकसित भारत। केवल कुछ लोगों का विकास है, पूर्ण विकसित भारत चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर चाहिए। एकजुटता और एकता, एक राष्ट्र एक जीवन, हम सब एक हैं। सब भेदों से निकलकर वी द पीपल ऑफ भारत, हम भारत के लोग, हमारी केवल एक पहचान है, कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई मतपंथ नहीं, हमारी एक पहचान है, हम भारत के लोग। और पांचवी बात उन्होंने कहा, नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटीज, कर्तव्यों के प्रति आबद्ध समाज। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी 2021 के विजयदशमी के संबोधन में सबको आह्वान करते हुए कहा, उस आह्वान के अंदर उन्होंने कहा, आज से 75 साल पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। स्वाधीनता 75 साल पहले मिली, स्वतंत्रता नहीं। ये जो स्वतंत्रता की यात्रा है, आने वाले 25 सालों के अंदर हमको ये स्वतंत्रता की यात्रा को पूर्ण करना है, स्व के आधार पर भारत का काम। और उन्होंने भी कहा, पंच परिवर्तन। एक सी बात है, उन्होंने राष्ट्र के लिए आह्वान किया। पूज्य सरसंघ चालक जी ने व्यक्ति के जीवन, परिवार, आचरण और स्वभाव, राष्ट्र को बदलना है, समाज को बदलना है तो अपने से शुरू करना है। देश के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, जीवन के प्रत्येक घटक के अंदर पंच परिवर्तन की उन्होंने बात की। सामाजिक समरसता युक्त आचरण, किसी भी प्रकार का अन्याय, भेदभाव ये समाप्त कर देंगे। हमारी पहचान सामाजिक समरसता की है। ईशावास्य मिदम सर्वम, सब में एक है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाय, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। मूल्य आधारित समाज, जिसको उन्होंने कुटुंब परिबोधन कहा, परिवार के मूल्य, परस्पर प्रेम, अपनापन, समाज जीवन मूल्यों पर चलना चाहिए। पर्यावरण केंद्रित जीवन की शैली, विकास जो है वो धारणक्षम होना चाहिए। ये कभी कभी पर्यावरण और विकास का झगड़ा चलता है, ये नहीं चाहिए। संयमित उपभोग चाहिए, तभी विकास स्थायी होगा। और ये विकास को स्थायी करना है तो संयमित उपभोग करना पड़ेगा। उसके लिए अपने जीवन की शैली को पर्यावरण केंद्रित बनाना पड़ेगा। स्वदेशी, ये स्व का भाव, राष्ट्र के प्रत्येक जीवन के अंदर स्व, उसका प्रगटीकरण, और नागरिक कर्तव्य, कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज। एक समय देश के अंदर विदेशी शासन करते थे, वो कानून बनाते थे, हम तोड़ते थे, तोड़ना देशभक्ति थी। स्वतंत्र देश के अंदर कानून तोड़ना देशभक्ति नहीं है, कानून का पालन करना देशभक्ति। ये समाज जो है नियमों के प्रति प्रतिबद्ध चाहिए। वास्तव के अंदर कि जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा को पूरा करना है, तो आज की इस पीढ़ी को आने वाले 25 वर्षों के अंदर 3 काम अपना करने हैं। एक, समाज का आचरण और स्वभाव बदलना। दूसरा, विमर्शों की स्पष्टता। ये जो शक्तियां जो इस सारे विमर्शों को और चुनौती दे रही हैं, उन शक्तियों की स्पष्टता करते हुए उनको निर्णायक तौर पर अपने में आत्मसात कर लेना, और उसके साथ साथ स्व के आधार के ऊपर, जिसको पंडित दीनदयाल जी ने कहा पुरानी नींव नया निर्माण, जिसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि शाश्वत मूल्यों के आधार के ऊपर काल सुसंगत युगानुकूल समाज की व्यवस्थाओं का निर्माण करना, ये काम हमको करना है। इसके लिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य को समझते हुए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका को स्वीकार करें, इतना अनुरोध करते हुए इस अवसर पर मैं अपने इस विषय को पूर्ण करता हूँ।